हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 47 से। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 46 तक डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम अभिषेक गौतम है और मेरे इस चैनल पर फिजिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं। ठीक है, और साथ ही हम लोगों का जो फिलहाल अभी टारगेट चल रहा है वो टारगेट ये चल रहा है कि जो लक्ष्मी सिंह की बुक है ना, एस चंद की, उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं हम। मतलब लगभग 300 क्वेश्चन होते हैं एक चैप्टर में, वो पूरे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में, पिछली वीडियो में हम 46 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं। आप वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 48 से। ठीक है मेरे भाई, आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? विच इज मोर फंडामेंटल, द मास एंड व्हाट इज मोर फंडामेंटल, द मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेट। क्या ज्यादा फंडामेंटल है, बॉडी का मास या वेट? देखो, वेट तो चेंज हो सकता है, तो फंडामेंटल क्या होगा? फंडामेंटल वो चीज होती है जो कि वेरी ना करे, चेंज ना हो। ठीक है, तो जो मास होता है वो हमारा ज्यादा फंडामेंटल है, क्योंकि वेट तो चेंज हो जाता है कभी भी, जी की वैल्यू चेंज कर दे। तो सिंपल क्वेश्चन है, द मास ऑफ अ बॉडी इज मोर फंडामेंटल बिकॉज मास ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज विद प्लेस टू प्लेस। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 49, हाउ मच इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून एज कंपेयर्ड टू इट्स वेट ऑन द अर्थ। मून पर किसी भी बॉडी का कितना वेट होगा एज कंपेयर टू अर्थ? गिव रीजन फॉर योर आंसर। आप लोगों को पता है वेट किस पर डिपेंड करता है, मैं फिर से एक बार रिमाइंड कर देता हूँ। वेट इक्वल्स टू होता है एम जी। क्या होता है? वेट इक्वल्स टू एम जी। ठीक है, यानी कि आपका जो जी चेंज होगा, जो आपका जी चेंज होगा वो डिसाइड करेगा वेट को। अब मून पर जाने पर अर्थ से जी कितना हो जाता है? 1/6। कितना हो जाता है मेरे भाई? 1/6। तो जी जब 1/6 हो जाता है तो वेट भी आपका कितना हो जाएगा मून पे जाते ही? 1/6। तो इन्होंने वही बोला है कि द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, जो वेट हो जाएगा मून पर, इज अबाउट 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ। बिल्कुल वही बात कि भाई अर्थ पे जितना भी वेट है उसका 1/6 हो जाएगा। मान लो आपका वेट अर्थ पे 60 न्यूटन है, 60 न्यूटन है, तो आपका जो मून पर होगा वो 1/6 हो जाएगा किसके? 60 के। यानी मून पर जाके आप सिर्फ और सिर्फ 10 न्यूटन के रह जाओगे। कितने न्यूटन के? 10 न्यूटन के। इस बात का ये मीनिंग होता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और साथ में उन्होंने रियल भी लिखा है, यहाँ पर देख सकते हो। दिस इज बिकॉज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज अबाउट 1/6 ऑफ दैट ऑन द अर्थ। ठीक है, जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है कहां पर? मून पर, वो अर्थ से कितना होता है? 1/6 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 थियोरेटिकल क्वेश्चन है, सिंपल है काफी। ठीक है, डिफाइन मास ऑफ द बॉडी। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ मास? मास को डिफाइन करना है। मास क्या होता है? द मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन इट। ठीक है, जो मास होता है किसी भी बॉडी का, वो क्वांटिटी होती है कि उसके अंदर कितना मैटर है, कितने पार्टिकल है, उसका कंटेंट कितना है, और जो कि कभी चेंज नहीं होता। आप कहीं पर भी चले जाओ, मास कहीं पर भी चेंज नहीं होता। तो मास को डिफाइन कैसे किया? मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन इट। द एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी। अब पूछी थी एसआई यूनिट क्या होती है मास की? वो केजी होती है। एसआई यूनिट आप लोगों को पता होगा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई यूनिट का मीनिंग क्या होता है? एसआई यूनिट का मीनिंग होता है कि एक ऐसी यूनिट जो कि पूरे वर्ल्ड में मानी जाए, पूरे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में सेम हो। जैसे कि मास की तो ग्राम भी होती है, मास की तो मिलीग्राम भी बोल सकते हैं, माइक्रोग्राम भी बोल सकते हैं। बात समझ आ रही है मेरे भाई? तो ऐसा यूनिट जब भी वर्ड आ जाता है तो सब एक ही वर्ड यूज करेंगे, किलोग्राम। चाहे कहीं भी चले, पूरी यूनिफॉर्मिटी होगी, इसमें चेंज नहीं होगा कि ऐसा यूनिट मास की क्या होती है? किलोग्राम। सिर्फ बोला यार मास की यूनिट, आप ग्राम भी बोल सकते हो, किलोग्राम भी बोल सकते हो, मिलीग्राम भी बोल सकते हो, माइक्रोग्राम भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन जब ऐसा यूनिट पूछा जाए तो एक ही जवाब आएगा सब जगह से, किलोग्राम। तो आपसे पूछी गई थी व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ मास, तो आप लोगों ने बता दी किलोग्राम। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिफाइन वेट ऑफ अ बॉडी। वेट क्या होता है? The weight of a body is the force with which it attracts toward the center of earth। देखो ध्यान से समझना, कोई भी बॉडी है, उसको जो अर्थ अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, अब जब अट्रैक्ट कर रही है तो किसी फोर्स से अट्रैक्ट कर रही होगी, उसी फोर्स को हम कहते हैं वेट ऑफ द बॉडी। बात समझ आ गई? कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसे नीचे खींचा जा रहा है, किसकी वजह से? अर्थ की वजह से। तो जो नीचे खींचा जा रहा है, तो अर्थ क्या लगा रही है मेरे भाई? फोर्स लगा रही है। तो अर्थ जो भी फोर्स लगा रही है, वही फोर्स आपका क्या है? वेट ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे वही लिखा है, द वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स। वेट फोर्स होता है विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। फिर पूछा गया व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेट। भाई वेट की एसआई यूनिट क्या होती है? तो वेट की एसआई यूनिट होती है जो फोर्स की एसआई यूनिट होती है, क्योंकि हमने क्या बोला शुरू में? द वेट इज द फोर्स। तो वेट इज द फोर्स,
तो वेट की भी वही असेंट जो फोर्स की असेंट होती है, और फोर्स की असेंट होती है न्यूटन, तो मेरे भाई वेट की भी क्या होगी, न्यूटन। ओके, आगे बोला व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मास एंड वेट ऑफ द बॉडी। वेट और मास में क्या रिलेशन है, तो आपको फॉर्मूला पता है, W इक्वल्स टू एम इंटू जी, यानी वेट इक्वल्स टू होता है द प्रोडक्ट ऑफ, वेट इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है, द वेट ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। इन्होंने क्या बोला है कि जो वेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग ये होता है मेरे भाई कि अगर आपकी बॉडी का या आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उसका मास ज्यादा है तो ऑब्वियसली वेट ज्यादा होगा, अगर ऑब्जेक्ट बॉडी का मास कम है तो वेट भी कम होगा। ये मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, यानी अगर एक वैल्यू बढ़ गई, मास बढ़ गया तो वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और मास कम हो गया तो वेट कम होगा ही होगा। इसी को बोलते हैं कि एक वो चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दूसरी चीज के, यानी कि उसके बढ़ने पर ये भी बढ़ा, उसके घटने पर ये भी घटा। तो यहाँ पर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो किसमें, वेट और मास में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को स्टेट करना, आप लोगों को याद हो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने बताया था कि हमारे यूनिवर्स में सारी बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, पहली बात। फिर बताया था कि जो अट्रैक्ट करती हैं जिस फोर्स से वो कितनी होती है, तो उन्होंने बताया था कि जो फोर्स होती है जिससे बॉडी अट्रैक्ट करती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्रोडक्ट ऑफ मासेस, यानी M1 M2, यानी मान लो दो बॉडी है, ठीक है, एक का मास है M1, एक का मास है M2, इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, अट्रैक्ट करेंगे तो इनके बीच में फोर्स उतनी ही ज्यादा होगी जितना इनके मास का प्रोडक्ट ज्यादा होगा। प्रोडक्ट ज्यादा होगा यानी मल्टीप्लीकेशन, मान लो एक है 10,000 किलोग्राम की, एक है 1 किलो की, अब 10,000 इंटू 1, भाई वैल्यू तो बड़ी आएगी। तो यहाँ पर ये समझाना चाहते हैं प्रोडक्ट वाली बात से कि जरूरी नहीं है दोनों बॉडी हैवी हो, अगर एक बॉडी भी हैवी हुई और दूसरी हल्की हुई तो प्रोडक्ट होके उनकी वैल्यू तो बहुत बड़ी ही आनी है, तो फोर्स भी बहुत ज्यादा लगेगी। अगर दोनों ऑब्जेक्ट बहुत भारी है, बहुत हैवी है, तो उनका मल्टीप्लीकेशन भी बहुत बड़ा आएगा, यानी फोर्स ज्यादा लगेगी। लेकिन अगर एक ही बॉडी बहुत भारी है दूसरी बहुत हल्की है, फिर भी उनके बीच में फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा, क्योंकि फोर्स जो है वो बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं कर रही, उनके प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रही है। तो देखो क्या लिखा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ठीक है, उनका मासेस का प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा उतनी ही फोर्स ज्यादा होगी। और प्रोडक्ट ज्यादा कब होगा, जब कोई ना कोई एक वैल्यू ज्यादा होगी, दोनों वैल्यू ज्यादा होगी तो और अच्छी बात है, फिर तो फोर्स ज्यादा होगा ही होगा। और दूसरी बात कही गई थी कि जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/d², where d is the distance, where d is the distance between them। ठीक है, d क्या होता था आपका, d होता था जो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या लग रहा है मेरे भाई, जो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है डिस्टेंस। क्लियर हो गया बहुत अच्छे से। ठीक है, तो भाई बोला था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट every body in the universe attract every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses, जो कि मैंने यहाँ बोल दिया, and inversely proportional to the square of the distance between them, जो कि मैंने यहाँ बोल दिया। ठीक है, आगे क्या बोला है कि नेम द साइंटिस्ट हु गेव दिस लॉ, किसने ये लॉ दिया था, तो दिस लॉ वाज गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन। क्लियर है मेरे भाई, ये जो लॉ था वो किसने दिया था, सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिफाइन करना है। देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को थोड़ा सा बताए थे, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था m1 m2 बाई आर स्क्वायर के। अब हमने पढ़ा था जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है किसमें लगता है, इक्वल में आता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हट के क्या आता है मेरे भाई, इक्वल आता है। तो क्या होता था, एक कांस्टेंट आता था, यहाँ पर इस कांस्टेंट को बोला गया था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब थोड़ी सी जी की स्टडी करते हैं। अब एक बात होगा, जी की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना होगा, आर को इधर भेजना होगा और दोनों मासेस को इधर भेजना होगा। क्लियर है, राइट से लेफ्ट भेजना होगा, तो आर डिवाइड में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, यानी एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2 इज इक्वल टू जी। बिल्कुल क्लियर हो गया। देखो आर स्क्वायर पहुंच गया मल्टीप्लीकेशन में एफ के साथ, और m1 m2 ऊपर थे तो ये पहुंच गए डिवाइड में। तो जी की जो वैल्यू होती है वो इसके इक्वल होती है, एफ इंटू आर स्क्वायर बाई m1 m2। तो इन्होंने बोला कि भाई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिफाइन करो, तो इन्होंने बोला था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन व्हिच एग्जिस्ट बिटवीन टू बॉडीज ऑफ यूनिट मास आर केप्ट एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। देखो इन्होंने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैसे डिफाइन किया, देखो ध्यान समझना, अभी भी जी की वैल्यू कितनी आई बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना मेरे भाई। जी इक्वल टू अभी भी क्या निकला हमारा, एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2, यही निकला ना, यहाँ तक तो कोई डाउट ही नहीं। देखो जी को कैसे डिफाइन करेंगे, अगर मान लो
क्या मान लो, r की वैल्यू 1 रख दो, m1 की वैल्यू 1 रख दो, m2 की वैल्यू 1 रख दो, लगाओ। तो क्या आ जाएगा फाइनल भाई, g इक्वल्स टू आ जाएगा f। देख लो ऊपर आ जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि आर 1 हो गया, मास दोनों 1 हो गए, 1 इंटू 1 1 हो गया, 1 का डिवाइड करोगे वही वैल्यू आएगी, यानी g इक्वल्स टू f। लेकिन g इक्वल्स टू f कब आया, जब आपके दोनों बॉडी का मास 1 होना चाहिए, जब आपकी दोनों बॉडी यूनिट डिस्टेंस होनी चाहिए। तो उन्होंने यही तो बोला, देखो पढ़ो, द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, जो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g है, इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। भाई इक्वल आ गया फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के ब्रैकेट में, देख लो, द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, लेकिन कंडीशन के साथ, ऐसा नहीं कि हमेशा इक्वल हुआ, कंडीशन के साथ इक्वल होगा, विच एग्जिस्ट बिटवीन, जो की फोर्स लग रही होगी किसके बीच में, दो बॉडी के बीच में, m1 m2 ऑफ यूनिट मास, जिसका मास यूनिट होगा, एंड केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ यूनिट फ्रॉम ईच अदर। क्लियर है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फोर्स के इक्वल होगा, हमेशा नहीं, एक कंडीशन में। कंडीशन क्या, दोनों बॉडी के मास यूनिट लो, दोनों बॉडी यूनिट डिस्टेंस पर रखो, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियर, तो ये डिफाइन हो गया, आप अच्छे से याद भी कर सकते हो, द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट is equal to the force of gravitation which exists between two bodies of unit mass having, sorry, two body of unit mass are kept at a unit distance from each other। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने बोला है व्हाट आर द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो यूनिट क्या होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, तो देखो यूनिट फॉर्मूले से निकाल दो, जी इक्वल टू क्या आया था अभी, एफ इंटू आर स्क्वायर बाई m1 m2 आया था। हम लोगों ने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है तो आप समझ लो कि किसी की भी अगर एसआई यूनिट निकालनी हो, किसी की क्या निकालनी हो, एसआई यूनिट निकालनी हो, तो जो उसका फॉर्मूला होता है उसके अंदर सारी क्वांटिटीज को एसआई यूनिट में रख दो, तो जो भी सॉल्व होके आएगा वो अपनी एसआई यूनिट में आ जाएगा। तो रखते जाओ, फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन लिख दी भाई, आर डिस्टेंस, डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर, आर का स्क्वायर तो मीटर का स्क्वायर हो गया, m1 मास की एसआई यूनिट केजी, दूसरे वाले मास की एसआई यूनिट केजी, तो पूरा फॉर्मूला आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो यही मेरे भाई आपकी हो गई एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या हो गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ये 52 तक ही कराऊंगा ये, ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 पढ़ लेते हैं। What do you understand by the term acceleration due to gravity? आप इससे क्या समझते हो acceleration due to gravity? भाई नाम से छिपा हुआ acceleration due to gravity, जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, अब ग्रेविटेशनल फोर्स लगी थी बॉडी पर, अब किसी पे लगती है फोर्स तो वहां क्या होता है, स्पीड चेंज होती है, स्पीड चेंज होने को क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो बॉडी के अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ, नीचे आ रही है बॉडी स्पीड बढ़ाती हुई बहुत तेजी से, तो उसके अंदर जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, उसी एक्सीलरेशन को हम कह रहे हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वही है द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, और हालांकि एक्सीलरेशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म, तो यहाँ पे बोल दिया द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो भी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ, एक्सीलरेशन कैसा प्रोड्यूस हुआ, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ, उसी को बोला एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द यूजुअल वैल्यू ऑफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की क्या वैल्यू होती है, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी की वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों आई, क्योंकि जी एक्सीलरेशन है, और आप जानते हो कि एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर पूछा है स्टेट द एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अभी भी तो बोला मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सीलरेशन चाहे हमारी फोर्स की वजह से हो, एक्सीलरेशन चाहे किसी और की फोर्स की वजह से हो, एक्सीलरेशन चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो, रहेगा तो एक्सीलरेशन ही, और एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 52 तक डिस्कस किया है, आगे के वीडियोस में अपन क्वेश्चन नंबर 53 से डिस्कस करेंगे। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो या आपकी कुछ क्वेरीज हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।